हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलॉगस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। तो पोषण से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे इसका थियोरी पार्ट, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो उन क्वेश्चंस का पहले ट्राई करना, खुद से अटेम्प्ट करने का, देन उसके बाद उसका सही आंसर देखना। तो यह आपका एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा, आप देख पाओगे कि आप कितनी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन ये एक सम है। ये सम है किन चीज़ों का? ये उन सारी एक्टिविटीज़ का सम है। जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड होते हैं हमारी इंजेशन से, डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन से। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे ही बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। जैसे कि मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। ये सारे क्या है? ये सारे हैं स्टेप्स किस चीज़ के? डाइजेशन के, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो फूड होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ये इन सारे स्टेप्स के थ्रू होता है। सबसे पहले होता है हमारा इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन होता है टेकिंग ऑफ फूड। जो हम लोग फूड को लेते हैं, जो हम लोग फूड को खाते हैं, जब हम लोग अपने माउथ के अंदर रखते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग इंजेशन। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जो फूड हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है तो उसे बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से, न्यूट्रिएंट्स कहाँ आते हैं? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, कहाँ पे? हमारे ब्लड के अंदर, ताकि जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से यूज़ हो पाए हमारे बॉडी के अंदर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देन उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन होता है किस चीज़ का? विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। उसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। देन इजेशन क्या होता है? इजेशन होता है जब फूड हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इजेशन, इजेशन ऑफ फूड। तो याद रखिएगा ये सारे क्या, ये सारे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो वही हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन ये एक सम होता है इन सारी एक्टिविटीज़ का। एंड अगर हम लोग बहुत ही लाइक ईजी वे में बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग फूड को एक्वायर करते हैं जो कि हमारे नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अभी तो हम लोग ने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स ये सब्सटेंस होते हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्या देता है? एनर्जी देता है। ये वो सब्सटेंसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है। एंड न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। और अगर हम लोग देखें कि न्यूट्रिशन जो कितने होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं अपना खाना। जैसे कि हो गया हमारा किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एग्जाम्पल में आ गया जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। एग्जाम्पल में आ गया हमारा यूकेलेना एंड कैल्मीडोमोनस। ठीक है, यूकेलेना एंड कैल्मीडोमोनस, ये भी याद रखना है कि ये दोनों क्या है? ये दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। और ये क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं ये सारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या है? हेटरोट्रॉपिक ये एकदम ऑपोजिट है इसका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक में क्या था? वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते थे, लेकिन इसके हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है? ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे। जैसे कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे? जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के लिए। जैसे एग्जांपल में हो गए एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग या जो भी हो गया वो सारी चीज़ें, एंड फिर पैरासाइट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल है? हेटरोट्रॉपिक के। नेक्स्ट हम देखें कि अगर हम लोग बात करें कि हेटरोट्रॉपिक जो होता है ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके बाद है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, देन है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फिर हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या रहता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग engulfment of the whole or part of a plant or animal
इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। मतलब क्या हुआ, देखो आपको थोड़ा यहाँ पे समझ में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया यहाँ अमीबा एंड ह्यूमन बींग। अमीबा जैसे कि हम लोग जो ह्यूमन बींग है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ों को, कोई भी जो खाना रहता है उसे हम लोग जब लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, उसका या तो पूरा पार्ट लेते हैं या फिर हाफ लेते हैं, ठीक है, पूरा खाते हैं या तो थोड़ा खाते हैं, या तो हम लोग प्लांट लेते, किसका, प्लांट या फिर एनिमल्स का। प्लांट भी खाते हैं हम लोग, एनिमल्स भी खाते हैं, सॉलिड भी लेते हैं और लिक्विड भी लेते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी में जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल हो गया अमीबा एंड ह्यूमन बींग। और अगर हम लोग देखें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ये ना और भी सेवरल पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। जो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं वो और भी सेवरल पार्ट्स में क्लासीफाइड है। जैसे कि हमारा हो गया पहला हार्बीवोरस। हार्बीवोरस उसको बोलते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। देन हो गया हमारा कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं या फिर एनिमल को खाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा ओमनीवोरस उसको बोलते हैं जो कि प्लांट प्लस एनिमल दोनों प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ओमनीवोरस। तो ये किस में आए, ये होलोजोइक एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है, ये इन सारे सेवरल पार्ट्स में भी क्लासिफाइड है। तो ये हो गया हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम लोग देखें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फंगी के अंदर आ जाएगा मशरूम, एंड जो बैक्टीरिया होते हैं वो। तो फंगी एंड मशरूम क्या करते हैं, ये अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये हो जाएगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक म्यूचुअल रिलेशन होता है किसके बीच में, और दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एंड इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म है दोनों को बेनिफिट हो, कभी कभी होता है कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को नहीं होता। तो ये एक म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो अपना न्यूट्रिशन एंड शेल्टर दोनों को शेयर करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, ये आते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फूड क्या होता है, मतलब हमारे फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है मेनली। तो अगर हम लोग बात करें मेजरली हमारे जो फूड रहता है उसके अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है हमारा फैट, देन है प्रोटीन, उसके बाद है मिनरल्स, देन है विटामिन्स, उसके बाद है वाटर, एंड लास्ट है हमारा रफेज। तो हम लोग अगर देखें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये क्या होता है, ये एनर्जी गिविंग होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन जो है ये क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग, मतलब हमारे जो बॉडी का जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है प्रोटीन। एंड मिनरल एंड विटामिन्स को देखें तो मिनरल एंड विटामिन्स क्या है, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स है, ये दोनों क्या है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये कंटेन करता है 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एंड इसकी रेशियो क्या रहती है, 1:2:1, मतलब कि कार्बन कितना है, कार्बन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन के 1। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड इसका रेशियो भी याद रखिएगा कि 1:2:1 होता है। एंड जो हमारा ज़्यादातर जो डाइट होता है उसके अंदर उसके अंदर क्या रहता है, ये कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो 45% जो कैलोरीज होती है हमारे डाइट के अंदर वो रहता है बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारे डाइट के अंदर 45% कैलोरीज रहती है। एंड ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, एंड ये क्या करता है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये हमें एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, ग्लूकोज। एंड अगर देखें 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो होता है कितना देता है हमें, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमें देता है 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ग्लूकोज में कितने होते हैं, 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होता है 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। एंड जो हमारा ह्यूमन बॉडी है क्या करता है, हम लोग ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको यूज़ करते हैं किसके फॉर्म में, मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स को वो किसके फॉर्म में यूज़ करता है, तो किसके फॉर्म में करते हैं हम लोग, मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। एंड वो 3 कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले हमारा मोनोसैकेराइड्स, उसके बाद आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स, देन है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। तो इन सब चीज़ों को भी एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होता है एक शुगर मॉलिक्यूल से, जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल से बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। एंड मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या क्या? ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया एंड फ्रुक्टोज। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत पूछता है कि क्या किसमें क्या क्या आता है। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होगा? एक शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड्स रहता है ये दो से लेके 10 जो मोनो शुगर्स होता है उससे मिलके बना रहता है। मतलब कि हो गया दो से बन सकता है, 3 से बन सकता है, 4, 5, 6, तो ऐसे करके ये 10 तक के जो मोनो शुगर्स होते हैं इन सबको अगर हम लोग मिला के देखें तो जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। एंड ये यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं, इसका नेचर होता है क्रिस्टलाइन एंड इसका टेस्ट होता है स्वीट। और ज़्यादातर जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? ये रहता है डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में रहते हैं, जिससे डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है डबल शुगर। एंड डाइसैकेराइड्स का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, डाइसैकेराइड्स का भी बोल सकते हो या फिर ओलिगोसैकेराइड्स का भी बोल सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो ओलिगोसैकेराइड्स रहते हैं वो किसके फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं? डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में, ये मोस्ट कॉमन रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा माल्टोज, माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। सुक्रोज हो गया, सुक्रोज रहता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। उसके बाद हो गया हमारा लैक्टोज, लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो इसका जो ये कॉम्बिनेशन है ये भी याद रखिएगा कि किससे क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फ्रक्टोज है ये क्या है? ये स्वीटेस्ट शुगर है। फ्रक्टोज जो है ये स्वीटेस्ट शुगर है। एंड लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं। एंड ये फाउंड रहता है, किसमें मिलता है? मिल्क है तो किसमें मिलेगा? मिल्क में मिलेगा। तो ये मिलता है हमें मिल्क के अंदर। लैक्टोज क्या है? ये एक तरह का मिल्क शुगर है। अगर हम लोग देखें पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, तो पॉलीसैकेराइड्स जो होता है हमारा था, जो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? देखो ये बनता है जो भी 10 से ज़्यादा, मतलब कि 11 हो गया, 11 मोनो शुगर्स हो गया, इन सारे शुगर से जो मिलके बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ज़्यादा जो 10 से ज़्यादा से मिलके बनते हैं उससे बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं। तो इन लोग की प्रॉपर्टीज़ भी याद रखिएगा कि किसकी क्या क्या है। जैसे यहाँ हम लोग ने देखा था कि ओलिगोसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन था, फिर हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड्स का देख लिया कि इनसॉल्युबल एंड टेस्टलेस है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा बिकॉज जनरली क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों पर बनते हैं। एंड हम लोग अगर देखें पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल, तो पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोजन एंड है हमारा काइटिन। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो रहता है ये प्लांट के अंदर रहता है एंड ग्लूकोजन कहाँ रहता है? ये एनिमल्स के अंदर रहता है। एंड अगर हम लोग काइटिन की बात करें तो जो फंगी होता है, फंगी का जो सेल वॉल रहता है वो किसका बना रहता है? वो रहता है काइटिन का बना हुआ रहता है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या रहता है? ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। जैसे कि हम लोग अगर देखें जो हमारा व्हीकल्स वगैरह होता है उसके अंदर क्या रहता है? हम लोग उसके अंदर फ्यूल को डालते हैं ताकि हमारा जो व्हीकल है उसको एनर्जी मिल सके, वो चल सके। सिमिलरली क्या होता है? हमारे बॉडी को भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट के थ्रू। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? ये काम करता है एज अ फ्यूल की तरह, हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि बिकॉज ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड रेस्पायरेशन में क्या होता है? रेस्पायरेशन के ड्यूरेशन में जो ग्लूकोज होता है क्या होता है? ग्लूकोज ये ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर। किस किस में ब्रेक हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में ये ब्रेक हो जाता है। मतलब क्या कर रही है? हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर देखें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्सेज की कौन कौन से फूड है जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, तो वो है वीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो, बाजरा, पोटैटो, बनाना। तो इन सारी चीज़ों से आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो ईजिली मिल सकता है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जो ह्यूमन बींग है वो क्या कर सकते हैं? वो सेल्यूलोज हम लोग ने देखा था यहाँ, एक इसका एग्जाम्पल था पॉलीसैकेराइड्स का। तो सेल्यूलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी में क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो ये जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो मैमल्स के अंदर ये कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? ये स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में होता है? ग्लूकोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाती है, ये कहाँ पे स्टोर होता? हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में स्टोर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर। एंड अगर पूछा जाए कि किसके फॉर्म में होगा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो है, ये किस चीज़ के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो ये स्टोर होगा एज अ ग्लूकोजन के फॉर्म में।
तो याद रखिएगा ये। देन अगर हम लोग देखें जो सेक्रीन है, सेक्रीन जो होता है इसका स्वीट टेस्ट होता है, रहता है ये मीठा है, लेकिन ये एक शुगर नहीं है, याद रखिएगा, बिकॉज ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शंस पे ही जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्या है, ये स्वीट होता है लेकिन ये शुगर नहीं है। और अगर हम लोग देखें कि ऑन एन एवरेज अगर बात करें कि एक एडल्ट पर्सन के में कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 500 ग्राम पर डे, मतलब एक एडल्ट को एटलीस्ट 500 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फैट। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, एंड दूसरा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता था वो क्या है, फैट है। तो फैट क्या होता है, फैट जो होता है ये एक एस्टर होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ईस्टर्स क्या होता है, ईस्टर्स क्या होता है, ये जो होता है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि बनता है किसके द्वारा, ये बनता है एसिड प्लस अगर हम लोग अल्कोहल को कंबाइन कर देते हैं, एसिड एंड अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक नेचुरल सब्सटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर। तो फैट क्या है, फैट जो है ये क्या है, ये ईस्टर्स है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का। ये कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स को। इसके अंदर क्या क्या रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं। एंड अगर हम लोग देखें कि ऑन एन एवरेज एक एडल्ट को कितना चाहिए रहता है, कितना फैट चाहिए रहता है, तो कम से कम 75 से लेके 100 ग्राम तक फैट्स होने चाहिए। और 1 ग्राम ऑफ फैट जो होता है वो हमें कितना देता है, 1 ग्राम फैट हमें 9.3 किलो कैलोरीज हमें देता है, ठीक है। 1 ग्राम फैट कितना हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें कितना 9.3 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। फैट जो होता है ये जनरली अवेलेबल या फिर मिलता है हमें कहाँ, एडिपोज टिश्यू के अंदर, एंड एडिपोज टिश्यू को ही हम लोग बोलते हैं फैट डिपोट ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, फैट डिपोट ऑफ द बॉडी, एडिपोज टिश्यू को। एंड फैट कहाँ रहता है, फैट मिलता है हमें एडिपोज टिश्यू के अंदर। फैट क्या है, फैट एक मिक्सचर है लिपिड्स का मिक्सचर है, एंड लिपिड मिक्सचर जो होता है ये सॉलिड रहता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे जो लिपिड रहता है वो सॉलिड रहता है। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस जो है लिपिड क्या रहता है, वो सॉलिड रहता है। और वो फैट्स जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे उसे हम लोग बोलते हैं ऑयल्स। फैट्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल्स। फैटी एसिड जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, पहला होता है हमारा सैचुरेटेड एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, देखो सैचुरेटेड फैट्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, विच फैट्स विच डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड, जिसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है किसके बीच में, लेकिन किसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है, जो कार्बन के जो मॉलिक्यूलर चेन होता है, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर चेन होता है उसके बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। एग्जाम्पल हो गया इसका पैरामेट्रिक एंड स्टेरिक, पैरामेट्रिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया सैचुरेटेड फैट का। तो एग्जाम्पल्स पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर अभी हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, तो उसका ऑपोजिट हो गया। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, जिसके पास क्या होता है एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं किसके बीच में, कार्बन का जो भी मॉलिक्यूलर चेन होता है उसके बीच में, कार्बन के जो मॉलिक्यूलर चेन होते हैं उसका एक या उससे ज़्यादा भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन सैचुरेटेड में क्या था, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया ओलिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ये जनरली फाउंड होता है कहाँ पे, फिश ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल। फिश ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैट है वो मिलता है। एंड एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक एक्सेप्शन है। देखो वेजिटेबल ऑयल क्या है, वेजिटेबल ऑयल हम लोग ने अभी देखा था कि क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड फैट है, लेकिन जो कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल जो है ये क्या है, ये जो है ये वेजिटेबल ऑयल है, लेकिन ये क्या है, ये सैचुरेटेड है। और हम लोगों ने अभी क्या देखा था, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड, लेकिन ये एक्सेप्शन है। कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं। तो ये क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हमारा जो वेजिटेबल फैट्स जो होते हैं ये हाईली अनसैचुरेटेड रहते हैं, एंड जो एनिमल फैट्स होता है क्या रहता है, वो सैचुरेटेड रहता है। तो वेजिटेबल फैट्स क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड रहता है, एंड एनिमल फैट्स रहता है ये सैचुरेटेड रहता है। ज़्यादातर जो सैचुरेटेड फैट रहता है वो सॉलिड रहते हैं, और कहाँ पे रहते हैं, वो एनिमल फैट्स होते हैं। ज़्यादातर जो सैचुरेटेड फैट रहता है वो सॉलिड रहता है, एंड वो रहते हैं वो एनिमल फैट रहता है। एग्जाम्पल है इसका बटर। एंड अगर हम लोग बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट को मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ले लेते हैं तो ये क्या करता है, इसके वजह से हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
जिसके वजह से हमें बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे कि हो गया हमारा आर्टीरियोक्लोरोसिस, ठीक है, आर्टीरियोक्लोरोसिस हो गया, जिसमें क्या होता है, आर्टीरियोक्लोरोसिस में होता है जो हमारा जो आर्टरीज का जो वॉल होता है वो क्या होता है, वो थिक हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। एंड और क्या हो सकता है, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, एंड हार्ट में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, कोई भी चीज़ को एक लिमिटेड अमाउंट में ही टेक करना चाहिए। तो एक्सेस की वजह से क्या हो सकता है, एक्सेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं आप याद रखिएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम फैट की। देखो अभी हम लोग ने देखा कि फैट जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्या होता है। तो अगर हमारी बॉडी में फैट की अगर कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो क्या हो जाता है, जो हमारा स्किन हो जाता है वो ड्राई हो जाता है, एंड जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसकी भी कमी हो जाती है। बिकॉज क्या होता है, फैट नहीं है हमारे बॉडी में, अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट की कमी हो गई है तो क्या होगा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होगी उसकी भी तो कमी हो ही जाएगी इनडायरेक्टली। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये सारे क्या हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो डिफिशियंसी की वजह से भी ये याद रखिएगा कि क्या 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 चीज़ें होती हैं, एंड अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए फैट तो उससे कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी बीमारी होती है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फैट जो होता है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारा हमारी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी की, उसको किससे, इंजरी से बचाता है फैट। एंड इसके सोर्सेज है बटर, घी, चीज़, मिल्क, मीट, नट्स। तो ये इन सारी चीज़ों में आपको फैट जो वो ईजिली मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट एंड ऑयल्स का। जब फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है एंड स्मेल जो होता है वो चेंज हो जाता है। किसका, फूड का जो टेस्ट एंड स्मेल हो जाता है वो चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो याद रखिएगा रेंसिडिटी किसको बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट चेंजेस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, उसी को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें किस में रहती है, मेनली प्रोटीन के अंदर रहती है। प्रोटीन जो रहता है ये मेनली किस में रहता है, ये 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना रहता है, 20 तरह के अमीनो एसिड से बना रहता है। एंड ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये सिंथेसाइज होता है हमारा राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम जो होता है ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, याद रखिएगा। ये क्या होता है, प्रोटीन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई, बिकॉज ये हमें हेल्प करता है हमारे ग्रोथ के अंदर, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के अंदर उसके, और वो ताकि अच्छे से फंक्शन कर पाए उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। हम लोगों ने देखा था सबसे स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने सारे लिस्ट को डिस्कस किया था, प्रोटीन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। और जो अगर हम लोग देखें कि जो 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन है ये कितना देता है हम लोग को, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये करेगा आपको 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्रोटीन, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो। एंड ये एक बेस प्रोवाइड करता है किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये बेस प्रोवाइड करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक बेस प्रोवाइड करता है। एंड इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोयाबीन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। एंड याद रखिएगा कि ये सारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कभी कभी पूछ लेता है कि किस चीज़ में क्या पाया जाता है। तो सोर्सेज हैं ये सारे प्रोटीन के। एंड अगर हम लोग देखिए जो प्रोटीन है इसकी डिफिशियंसी से 2 डिजीज़ होते हैं किसके अंदर, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स के अंदर 2 डिजीज़ होती है। कौन कौन सा है, एक हमारा क्वाशियोकोर, ठीक है, क्वाशियोकोर होता है एक, एंड दूसरा हमारा मेरास्मस, ठीक है, क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस। तो दोनों में क्या है, ये दोनों होते हैं बच्चे के अंदर। एंड क्वाशियोकोर में क्या होता है, जो बच्चों का जो हैंड होता है, मतलब जो हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। एंड जो स्टमक होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, स्टमक जो पेट होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। एंड जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, किसके अंदर, क्वाशियोकोर के अंदर। एंड मेरास्मस में क्या होता है, मेरास्मस में जो बच्चों के जो मसल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाता है।
जो इन लोग के मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन से 2 डिजीजेज होते हैं, एक है क्वाशियोकोर एंड दूसरा है मरासिमिस, एंड जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर को अगर देखें तो वाटर क्या होता है, ये एक आई एम सो सॉरी वाटर क्या है, वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बना रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना रहता है, जिस इसका रेशियो क्या रहता है 2:1 के रेशियो, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम 2 एंड ऑक्सीजन के कितने 1 एटम। तो याद रखिएगा कि इसका रेशियो कितना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है, एंड रेशियो क्या है 2:1 का रेशियो। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना वाटर पाया जाता है, तो 65% जो है हमारे बॉडी के अंदर वाटर ही रहता है सिर्फ। एंड जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म कितना है, सेल का पार्ट है। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो 70 से 9% जो होता है, क्या होता है 70 से 9% सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है 65। अगर साइटोप्लाज्म के बारे में देखें तो साइटोप्लाज्म में रहता है 75 to 90%। एंड जो सेल होता है, जो लिविंग सेल होता है, उसके अंदर कितना वाटर रहता है, उसके अंदर रहता है 70 से 90%, 70 से 90% जो रहता है वो वाटर रहता है लिविंग सेल के अंदर। और ह्यूमन के अंदर जो रहता है 20, हम लोग ने देखा कि कितना परसेंट कैरी करता है 65%। जो हमारा जो 2/3 ऑफ जो बॉडी है वो किससे बना रहता है, वो बना हुआ है वाटर से। जो हमारा 2/3 जो है वो किससे बना हुआ है ह्यूमन का बॉडी, वो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ वाटर से। एंड इसमें से भी अगर हम लोग देखें 2/3 में से भी अगर बात करें तो 55% जो होता है, ये जो वाटर होता है वो क्या करता है, ये डेडिकेटेड है फॉर सेल्स के लिए, ठीक है, एज अ इंटरसेलुलर वाटर, सेल्स को ये डेडिकेटेड रहता है। एंड जो रिमेनिंग वाटर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, जैसे ब्लड के अंदर हो गया, टिश्यूज़ के अंदर हो गया, टिश्यू के अंदर हो गया, फिर हो गया लिम्फ के अंदर। तो इन सारी चीज़ों में रहते हैं जो रिमेनिंग वाटर रहते हैं। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, किसके थ्रू, बाय स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन के थ्रू ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कौन, वाटर। एंड वाटर जो होता है ये हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर भी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एंड एक्सक्रीटिंग बॉडी वेस्ट। जो भी बॉडी मतलब जो भी हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है पानी, वाटर हेल्प करता है। इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज है वही लिक्विड, फूड एंड फिर वाटर। और अगर हमारी बॉडी में अगर वाटर जो वो एबनॉर्मली डिप्लीट होने लगे, मतलब एबनॉर्मली हमारी बॉडी से ख़त्म होने लगे वाटर, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, मतलब आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है। तो किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स भी ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारा जो बॉडी का वेट है उसका जो 4% जो हमारे बॉडी का वेट है वो क्या रहता है, वो है मिनरल्स, सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स है 4% ऑफ आवर बॉडी वेट। मिनरल्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। मिनरल्स जो हमें कोई भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, बट अगर ये हमारी बॉडी में इसका बैलेंस बिगड़ जाए, अगर ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए मिनरल्स का, तो क्या हो जाता है, हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। और कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। मिनरल्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। मिनरल्स क्या होता है, ये जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम लोग को जो मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए उसे बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, ऑफकोर्स उसका ऑपोजिट जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए रहता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है क्या क्या इंक्लूड करता है, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए ये। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए, वो है कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयन, मैंगनीज। याद रखिएगा कि यहाँ था मैग्नीशियम एंड यहाँ है मैंगनीज, देन है मोलिब्डेनम, देन है जिंक, उसके बाद है हमारा सेलेनियम। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमें हमारे बॉडी में क्या चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, बट ये भी हमारे बॉडी में चाहिए, ज़रूरी है ये भी, ये सारे मिनरल्स। सोर्सेज क्या है, ये मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, मिल्क, एग, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, टेबल सॉल्ट, इन सारी चीज़ों से आपको ईजिली ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। अभी हम लोग करके एक एक करके सारे मिनरल्स को डिटेल में देखते हैं। सो पहला हमारा सोडियम। सोडियम का सोर्स क्या है, टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल, एग एंड मिल्क। तो ये सारे सोर्स है जहाँ से सोडियम हमें मिल सकता है।
एंड इसकी डिफिशियंसी से मतलब अगर हमारी बॉडी में सोडियम कम है तो इसकी वजह से हमें क्या डिजीज़ हो सकती है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो पहला है हमारा ये कि नर्वस डिप्रेशन हो सकता है एंड इम्प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो हमारा मसल जो है वो इम्प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उससे ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं सोडियम की कमी की वजह से। सोडियम क्या फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये इसेंशियल होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मतलब कि जो नर्व इम्पल्स है इसके फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सोडियम। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या रहता है, ये वेजिटेबल में आपको ईजिली मिल जाएगा एंड इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है नर्वस डिसऑर्डर एंड एक और क्या होता है पुअर मसल्स, जो मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे जिसके वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन, वही है जो यहाँ था नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो याद रखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, मतलब कि हमारा जो नर्व होता है, जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसके स्मूथ फ्लो के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है हमारा आयन। आयन क्या कहाँ पे मिलता है, ये लीफी जो वेजिटेबल होते हैं उसके अंदर मिलता है, बनाना के अंदर मिलता है, इसकी कमी से होता है एनीमिया एंड ये हेल्प करता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है हमें। आयन कहाँ हेल्प करता है, हमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एज अ पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन कहाँ पे मिलता है, ये मिलेगा आपको, इसके सोर्सेज क्या है, सी फूड में मिल जाएगा, वाटर एंड वेजिटेबल में मिल जाएगा इजीली। इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है गॉइटर हो सकता है इसकी डिफिशियंसी से। इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, थायरॉइड ग्लैंड से। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का सोर्स है सीरियल एंड इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है नर्वस डिसऑर्डर एंड ये हेल्प किस में करता है, ये हेल्प करता है हमारे बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में, बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कैल्शियम। अगर हम लोग बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम कहाँ पे मिलता है, इसका सोर्स होता है मीट एंड वेजिटेबल। यहाँ पे कुछ लिखे इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं बट मेनली ये सब चीज़ें हैं। तो फॉस्फोरस आपको कहाँ पे मिल जाएगा, फॉस्फोरस, आई थिंक मैंने पोटेशियम बोल दिया तो आई एम सो सॉरी। फॉस्फोरस कहाँ पे मिल जाएगा, मीट एंड वेजिटेबल के अंदर मिलेगा। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, इसकी डिफिशियंसी से होगा टिटैनी एंड रिकेट्स एंड इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब फॉस्फोरस जो होता है ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉस्फोरस में भी यही रहता है कि ये बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम हो गया, बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन हमारा मैग्नीशियम का सोर्स हो गया सोयाबीन एंड ये इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, जो हमारे जो बच्चे होते हैं मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर हार्ट डिजीज़ हो सकता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है हमारा जिंक का सोर्स क्या है, बीट, फिश एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसकी सोर्स है एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब जो हमारा ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा एंड लूज ऑफ एपेटाइट, मतलब जो है भूख कम लगेगी, बहुत ज़्यादा एपेटाइट कम हो जाएगा। एंड जिंक जो होता है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एलिमेंट्री कैनल या कनाल, आप कुछ भी बोल सकते हो, एलिमेंट्री कैनल के अंदर या कनाल के अंदर। किस लिए होता है, फॉर इसका इंपॉर्टेंट किस लिए, जिंक इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। एंड कॉपर क्या है, कॉपर का सोर्स है मीट एंड पीनट, इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी कमी से होता है एनीमिया एंड ये हेल्प करता है इन यूटिलाइजेशन ऑफ आयन के यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है कौन, कॉपर। आयन के यूटिलाइजेशन में कौन हेल्प करता है, कॉपर। नेक्स्ट है हमारा कोबाल्ट का सोर्स है मीट एंड मिल्क, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से होता है अनीमिया, इसकी डिफिशियंसी से भी अनीमिया होता है। कोबाल्ट एंड कॉपर एंड कोबाल्ट से क्या होता है, सेम, इसकी कमी से होता है अनीमिया। एंड कोबाल्ट जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिंथेसाइज करता है आरबीसी को, यानी कि रेड ब्लड सेल को एंड विटामिन बी12 एंड आरबीसी को सिंथेसाइज करता है कौन, कोबाल्ट। देन हमारा फ्लोरीन इसका सोर्स क्या है, वाटर से आपको मिल जाएगा इजिली, आप वाटर पियो, आपके अंदर फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन कहाँ मिलता है, वाटर से मिलता है इसका सोर्स। इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मॉटलिंग ऑफ टीथ, मतलब कि जो हमारा जो दांत है उस पर एक इरेगुलर स्पॉट्स या फिर मार्क डेवलप हो जाएगा, मॉटलिंग ऑफ टीथ उसी को बोलते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या है, फ्लोरीन क्या करता है, ये हमें बचाता है किससे, डेंटल कैविटीज़ वगैरह से ये हमें बचाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, देन हम लोगों ने देखा फैट्स के बारे में, फिर देखा मिनरल्स के बारे में, जस्ट अभी देखा हम लोगों ने, फिर वाटर एंड प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। मतलब कि हम लोगों ने अभी तक 5 जो हमारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं फूड, उसे कवर कर लिया। अभी हमारे 2 और बच रहे हैं, क्या क्या है, एक हमारा विटामिन जो कि अभी हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद है हमारा रफेज। तो विटामिन्स जो है, देखो मैं यहाँ पे विटामिन्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर कर रही हूँ बिकॉज मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके विटामिन्स पे अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ विटामिन्स एंड उसका जो साइंटिफिक नेम है सिर्फ वही देखेंगे। तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। देन विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 इज नोन एज नियासिन। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, या फिर इसे निकोटीन एसिड भी बोलते हैं, नियासिन प्लस निकोटीन एसिड। देन है विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 इज नोन एज पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। देन विटामिन B7 इज नोन एज बायोटीन। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। एंड विटामिन के, जनरली विटामिन के का ना लोगों को याद नहीं रहता है, तो आप क्योंकि ये सारे तो ईजिली हैं, प्रोनाउंस करने में भी उतना ज़्यादा इसका प्रोनाउंसिएशन भी उतना टफ नहीं है, बट ये विटामिन के जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनिन। क्या नाम है इसका, विटामिन के जो है, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, फिलोक्विनिन। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रफेज के बारे में। रफेज जो हमारा क्या है, ये लास्ट कंपोनेंट हमारे फूड का। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो रफेज क्या होता है, रफेज जो होता है ये एक फाइब्रस मटेरियल है जो कि प्लांट के अंदर अवेलेबल रहता है। कहाँ रहता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड हम लोग जो है, मतलब ये जो है, जो रफेज जो है ये ह्यूमन के अंदर जो क्या करता है, ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमारी ग्रोथ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है बिकॉज हम लोग इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जो है रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है। ये क्या करता है, ये हमारे फूड के अंदर एक बल्कीनेस प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे फूड के अंदर एक बल्क ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। एंड हमारे बॉडी के अंदर ये वाटर को रिटेन करके रखता है। वाटर को क्या करके रखता है, वाटर को रिटेन करके रखता है रफेज। तो इसलिए रफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दो वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज है सैलेड, फिर हो गया जो ग्रेन्स का जो आउटर लेयर होता है वो, वेजिटेबल्स हो गया, देन उसके बाद हो गया हमारा पॉरेज। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पॉरेज। पॉरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दलिया भी बोलते हैं। तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं। याद रखिएगा रफेज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके। आप ट्राई करना कि जैसा मैंने पहले ही बोला था, खुद से अटेम्प्ट करने का, ताकि आप देख पाओगे कि आप कितनी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाशियोकोर डिजीज इन चिल्ड्रेन इज कॉज्ड बाय। तो क्वाशियोकोर डिजीज़ जो होता है ये बच्चों के अंदर किस चीज़ की कमी से होता है। मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर 2 डिजीज़ होता है, बस आपको ये बताने की किस चीज़ की कमी से होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स बट लेस फैट इन डाइट, sufficient carbohydrate and fats but deficient protein in diet, sufficient vitamins but deficient in fat in diet, sufficient fat but deficient in vitamin in diet। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज प्रोटीन की कमी से 2 डिजीज मैंने बताया था, क्वाशियोकोर एंड मरासमस। तो प्रोटीन की कमी से, डिफिशिएंट तो एक ही में है, तो डिफिशिएंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए एंड फैट रहना चाहिए, लेकिन किसके वजह से, प्रोटीन जो रहता है वो उसकी कमी रहती है, तो इसके वजह से होता है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब बच्चों के अंदर क्वाशियोकोर डिजीज। तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है ये कहाँ पे स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हैदराबाद के अंदर, ये लोकेटेड है हैदराबाद के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करें कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है इसके डायरेक्टर का नाम क्या है, तो यहाँ इसके डायरेक्टर है डॉक्टर आर हेमालता, डॉक्टर आर हेमालता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सा डिजीज जो है
वो इनमें से कौन सा डिजीज़ जो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है दैट इज स्कर्वी। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, बट जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी हमें क्या कौन प्रोवाइड करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी ग्लूकोज। एंड अगर हम लोग देखें जो बाकी को ऑप्शंस देखें, माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला के बनता है माल्टोज। देन सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इसके कॉम्बिनेशन को आप याद रखिएगा। एंड लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज रहता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर मेनली। एंजाइम्स मेनली क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है, अब ट्राई कीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ये क्या है? ये एंजाइम्स है। एंजाइम्स आर मेनली व्हाट? प्रोटीन होते हैं वो। एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या होता है? ये मैंने बताया था कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा मिनरल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल मिनरल होता है। किसके लिए? हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज मरासमस। मरासमस होता है। एंड जो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। एंड विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पैलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट या फिर आयन इज इसेंशियल in small quantity for development of healthy teeth but cause mottling of teeth if consumed in higher quantity। मतलब यहाँ क्या कह रहा है? अगर ऐसा कौन सा एलिमेंट या फिर आयन है अगर हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग उसे स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे टीथ को हेल्दी रखता है। लेकिन अगर हम लोग उसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, हाई क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो क्या करता है? हमारे टीथ को मॉटलिंग कॉज करता है। एंड मॉटलिंग किसको बोलते हैं हम लोग? मॉटलिंग बोलते हैं जब भी जो इरेगुलर स्पॉट्स एंड मार्क डेवलप हो जाते हैं हमारे टीथ के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द गिविंग न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। तो मिल्क जो है ये किस चीज़ का पुअर सोर्स है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी का पुअर सोर्स क्या है? मतलब जो मिल्क जो है वो किस चीज़ का पुअर सोर्स है? विटामिन सी का। एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो ईजिली अवेलेबल रहती हैं मिल्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन द नर्व फाइबर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारा इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जो हमारा नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए। किसके अंदर? नर्व फाइबर के अंदर। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्व फाइबर रहता है उसके अंदर नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मिनरल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज सोडियम। सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिसाइड्स कार्बो। देखो क्वेश्चन है ये हमारा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ऐसा और कौन है जो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 थे जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या था वो? एक था हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड देन था हमारा एक फैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज फैट। तो एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड करता है हमें? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स जो है ये एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स है। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? ये एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नॉट डाइजेस्टेड बट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इनमें से ऐसा कौन सा फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कौन सा फूड कॉम्पोनेंट है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए वो तभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज़ फाइबर।
फाइबर को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो है वो हमें क्या करता है, हमारे फूड के अंदर एक बल्कीनेस प्रोवाइड करता है, फूड को बल्की बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमें कॉन्स्टिपेशन में बचाता है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका चीज़ था कि ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करके भी रखता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी होती है किसके पास, जो फाइबर होते हैं। तो ये फाइबर क्या होता है, फाइबर एक टाइप का रफेज है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको इसका क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ कांस्टेंट ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का जो है इनमें से कौन सा मेटल जो है वो कांस्टेंट है, कौन सा मेटल रहता है विटामिन B12 के अंदर। सो द ऑप्शन इज आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड कोबाल्ट। तो आपको बताना इनमें से कौन सी चीज़ें मिलती हैं। इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको वीडियो चाहिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको इसकी जो PDF है वो ईजिली मिल जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, एंड यस कीप रिवाइजिंग।